हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी क्रॉन समान ज्ञान की बुक। उसी बुक में आज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जानेंगे, वह है कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसे इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर आप पूरी बुक तो लगभग समाप्त हो चुकी है, जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं उसे भी क्लियर कराई जाए। तो इसी में को हम आप लोगों की बात को रखते हुए इसे लेकर के आ गए हैं। फिर भी आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका मेन जो सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का 3 सेगमेंट, साथ ही साथ आपके समाप्त हो चुके हैं भारत की जनगणना। उसके बाद आपके समाप्त हो चुके हैं वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और उसके साथ साथ हम आपको समाप्त कर दिए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ तक ऊपर के सारे समाप्त हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वह है कंप्यूटर, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, खेलकूद। इन सभी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम जानेंगे वह है कंप्यूटर से संबंधित। लगभग 20 से 25 मिनट की ये क्लास होगी, आप लोग पूरा देख लेंगे और उसके बाद फिर नए क्लासेज में मिलेंगे। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर की ओर। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो देखेंगे ये है हमारा आज का मुख्य चैप्टर, वह है कंप्यूटर। तो एक एक पॉइंट करके समझते चलेंगे, जहाँ पर जरूरत होगी हम आपको समझाएंगे और साथ ही साथ आप भी कमेंट करके बताते रहेंगे। तो ये कहता है कि कंप्यूटर एक आणविक यंत्र है। आणविक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो गणितीय गणना एवं तार्किक तुलना करने में मदद करता है। कंप्यूटर अपने कार्यों को 3 आधारभूत चरणों में पूरा करता है। ये 3 आधारभूत चरण कौन कौन से होते हैं इसे समझेंगे। ये 3 आधारभूत चरण में जो आता है, पहला डाटा, फिर प्रक्रिया, फिर सूचना। यानी कि जब इनपुट होगी, इनपुट आप डालते हैं तो वहाँ प्रोसेस होती है और प्रोसेस के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। कहता है कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो दिए गए आंकड़ों के साथ प्रक्रिया कर अर्थपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। कैसी सूचना प्रदान करता है? हमें अर्थपूर्ण सूचनाएं प्रदान करने का काम करता है कंप्यूटर। कहता है कि कंप्यूटर के विकास की 3 पीढ़ियां आई थी। मुख्य रूप से 3 है, ऐसे तो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, 5 से 6 पीढ़ी। तो देखते हैं पहला पीढ़ी क्या कहता है। पहली पीढ़ी कहता है जो कि 1940 से 1952 की अवधि के बीच आई थी, जिसमें प्रयुक्त किया गया था वैक्यूम ट्यूब को। इसकी विशेषता क्या थी? तो बहुत बड़ा आकार, जल्दी गर्म होना तथा कम विश्वसनीयता रखता था। तब इसी को डेवलप किया गया और आगे चल करके द्वितीय जनरेशन की यानी सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर लाई गई, जिसके अंतर्गत 1952 से 64 के बीच इसमें प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर का। इसमें मुख्य रूप से जो इससे प्रश्न पूछा जाता है वह ये रहता है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब पूछेगा तो प्रथम, ट्रांजिस्टर पूछेगा तो दूसरा होगा। इसका विशेषता क्या है? तो पहले से आकार में छोटा, लेकिन चलाने के लिए वातानुकूलित की आवश्यकता यानी कि एसी यानी कि हवा की जरूरत होती थी। तीसरा जनरेशन जो आया हुआ है 1964 से 71 के बीच में, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आईसी का प्रयोग किया गया जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, जो कि छोटे एवं दक्ष, कम ऊर्जा की खपत वाली बनाई गई। चौथा जनरेशन आता है 1971 से अब तक यानी कि वर्तमान में, जहां पर बहिष्कृत एकीकृत सर्किट लगाया गया और ये आकार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, कई गुना दक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। उसके बाद पांचवा जो चरण आया वो वर्तमान एवं भविष्य के लिए है, जहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अल्ट्रा बृहत एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग एवं सोचने की क्षमता को रखेगा। यह है 5 जनरेशन। तो मुख्य रूप से पहला, दूसरा, तीसरा जनरेशन में कौन सी इलेक्ट्रिक प्रयोग की गई उसे ध्यान रखेंगे। यहाँ दी गई है कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक प्रोग्राम के समूह होते हैं
जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। यानी कि सॉफ्टली जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, और इसके द्वारा हम केवल आवश्यकता अनुसार एक क्षेत्र कार्य को पूरा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन कौन सी है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो देखते हैं यहाँ पर वो दो भाग कौन कौन सी है। पहला कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। इसके अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक लैंग्वेज प्रोसेसर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एमएस विंडोज, एमएस डॉक्स आते हैं। वही लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत बेसिक और लोगो आते हैं। ये सभी बेसिक और लोगो लैंग्वेज सिस्टम है, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत एक पैकेज होता है, दूसरा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होती है। पैकेज में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आते हैं, जबकि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत टैली, बैंकिंग सॉफ्टवेयर ये सभी आते हैं। तो सीधी सी बात आप याद रखें कि सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार की होती है, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे चलिए, तो आगे कहता है यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई है। डाटा, डाटा क्या होती है? तो आंकड़े अथवा डाटा व्यवस्थित तत्व, आकृति, सांख्यिकी की संग्रह को कहते हैं, जिस पर प्रक्रिया कर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो डाटा होती है इसमें क्या की जाती है, कुछ भी सांख्यिकी संग्रह को समाहित की जाती है, और इससे हम एक अर्थपूर्ण जो कह सकते हैं वह सूचना प्राप्त होती है। दूसरा आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, जो कहता है सीपीयू के अंदर होने वाली क्रियाओं को प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होता है यह क्या करता है, पूर्व परिभाषित निर्देशों के सहयोग से इसे प्रोग्रेसिव किया जाता है। तीसरा आता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है कि यह माउस कैमरा एवं डिजिटल क्रियान्वयन तकनीक का प्रयोग करता है, जिससे लाइट द्वारा माउस की स्थिति की पहचान होती है। इसमें माउस बॉल या रोलर का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस में बोलर जो रोलर होती है और बॉल होती है उसका प्रयोग नहीं की जाती। तीसरा आता है पिक्सल। पिक्सल की बात करें तो पिक्सल वह तत्व होता है जो स्क्रीन पर डॉट या बिंदु को दर्शाता है। जैसे ये इस तरह से जो ऐसे डॉटेड दिखा रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये पिक्सल है, ठीक है। और अधिक से अधिक बिंदु चित्र की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम आता है पिक्सल। आपने नाम अपने फोन में भी सुना होगा कि कितने पिक्सल की कैमरा है, तो कहते हैं 8 पिक्सल, 8 मेगा पिक्चर है। ये सभी पिक्सल ही कहलाता है। नेक्स्ट आता है हार्ड कॉपी। जितना ज़्यादा पिक्सल की पावर होगी उतना ज़्यादा वो क्वालिटी अच्छा होता है फोटो की या किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। कहता है ऐसी सूचनाएं जो प्रिंटर के सहयोग से कागज पर छपती है। ध्यान देंगे, जो प्रिंटर के सहयोग से कागज पर छपती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, जबकि वह सूचना जो कंप्यूटर में या किसी संग्रहित उपकरण में मौजूद होती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सपोज दैट आपने अपना जो जितने भी सर्टिफिकेट है उसे आपने कंप्यूटर में कहीं पर अपलोड करके रखा, तो वो आपका क्या है, सॉफ्ट कॉपी। अगर उसी का जो सर्टिफिकेट है उसका आपने एक पेपर पे प्रिंट कर लिया तो आपके हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। आगे कहता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कहता है कि कंप्यूटर की वह इकाई जिसे हम छू सकते हैं। आप नॉर्मल समझ सकते हैं कंप्यूटर का वह इकाई जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, जो जॉयस्टिक होता है, ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ दिया गया हार्डवेयर को 3 भाग में बांट करके जाना जाता है। ये 3 भाग कौन कौन होते हैं? जो इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग उपकरण और आउटपुट उपकरण होते हैं। तब देखेंगे ये तीनों उपकरण किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। पहला आता है इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव आते हैं। प्रोसेसिंग उपकरण की बात करें तो इसके अंतर्गत सीपीयू, मदरबोर्ड, स्विच मोड, पावर सप्लाई, प्रोसेसर और मोडेम आते हैं। जबकि आउटपुट उपकरण के अंतर्गत मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे।
आगे आता है सीपीयू की कार्यविधि। तो कहता है कंप्यूटर में आंकड़े डालने के पश्चात सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इनका क्रियान्वयन होता है। यह दिए गए निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को क्रियान्वित कर इच्छित परिणाम या सूचना उपलब्ध कराता है। सीपीयू के कुछ मुख्य इकाई होती है जो जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू और मेमोरी यूनिट एमयू होता है। यहाँ देखें अगर तो मेमोरी यूनिट इस तरह से इसको डिजाइन की गई है। आगे है कंप्यूटर की भाषाएं। कहता है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की भाषाएं कौन कौन सी है समझेंगे। पहला आता है मशीनी कोड भाषा, जिसे मशीनी कोड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में जो आरंभिक दिन में आदेश देने के लिए 0 एवं 1 के विभिन्न क्रम का प्रयोग किया जाता है, जिसे मशीनी कोड कहा जाता है। यानी कि आरंभिक दिनों में जो आदेश दिए जाने का काम होता है 0 और 1 भाषा के रूप में होती है। दूसरा होता है असेंबली भाषा, और इसमें याद करने लायक कोड का प्रयोग किया गया है, जिसे नेमानिक कोड के नाम से जाना जाता है। नेमानिक कोड के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि कंप्यूटर की दूसरी भाषा होती है असेंबली भाषा। जबकि तीसरी भाषा को हम यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। कहा जाता है कि जिसे नेमानिक कोड कहा जाता है, जैसे सब्सट्रैक्शन के लिए सब, ध्यान देंगे सब्सट्रैक्शन के लिए हम एसयू भी लिखते हैं तथा एडिशन के लिए एडबलडी लिखते हैं। इसे हम असेंबली भाषा के अंतर्गत काउंट करते हैं। वही मल्टीप्लिकेशन लिखाता है तो एम में एल लिखाता है ना। आगे तीसरा जो भाषा हुआ है उच्च स्तरीय भाषा, जिसे हाई लैंग्वेज कंप्यूटर कहते हैं। लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की कुछ उच्च स्तरीय भाषा प्रमुख भाषाओं का वर्णन इस प्रकार है। कंप्यूटर के प्रमुख भाषा कौन कौन सी है इसे समझेंगे। ये है यहां पर दी गई है, टेबल को समझेंगे। पहला आता है फोर्ट्रन, भाषा का नाम है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो कि 1957 में आया था, किसके प्रयोग द्वारा, तो इसका उपयोग होता है आईबीएम के जेडब्ल्यू बेकर्स द्वारा विकसित की गई थी। फोर्ट्रन को विकसित किया गया था जेडब्ल्यू बेकर्स द्वारा, और जिसका प्रयोग गणितीय सूत्रों को हल करने में किया जाता है। दूसरा था फोर्ट्रन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो आपको ध्यान में आ जाएगा गणितीय सूत्र के लिए। नेक्स्ट आता है कोबोल। कोबोल को कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के नाम से जानते हैं। कोबोल का पूरा नाम क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज सिर्फ इतना माफ करेंगे, ये नीचे बेसिक का था, हमने पूरा पढ़ लिया था। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि 1959-60 में आया था, दफ्तरों एवं वाणिज्य कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। बेसिक की बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो 1964 में आता है, शिक्षण संस्थानों एवं माइक्रो कंप्यूटर के लिए इसका उपयोग की जाती है। नेक्स्ट आता है एल्गोल। एल्गोल को कहते हैं एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोल को एल्गोरिथम लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कठिन बीजगणितीय गणनाओं को हल करने के लिए, जिसका गठन 1958 में की गई थी। नेक्स्ट आता है एपीएल एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1980 में गणितीय गणनाओं में प्रयोग होता है। या एल्गोल का परिवर्धित रूप है पास्कल, है ना। सिनोबल क्या है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो कि 1962 में आता है। इसका प्रयोग इस अन्य भाषाओं में संदेश शब्दावली बनाई जा सकती है। एक होता है प्रोलॉग, जो कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक जो कि 1973 में आता है, कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। एक होता है सी, जो कि 1972 में आता है, प्रोग्रामिंग भाषा है। एक होता है जावा, 1991 में, यह वेबसाइट का प्रयोग प्रोग्राम बनाने में उपयोगी होता है जावा। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, फोकस, कोमल, पायलट, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं के नाम हैं। चलते हैं आगे। आगे कहता है द्विआधारित पद्धति। बाइनरी नंबर आपने सुना होगा, और ये प्रश्न हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। बाइनरी नंबर से, बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। कितने नंबर, 0 और 1 होते हैं। कहता है 1 बीट बराबर 0 या 1, 4 बीट बराबर 1 निबल, ये याद रखेंगे पॉइंट को, ठीक है। 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1 किलोबाइट जिसे केबी कहते हैं 1024 बाइट, 1 मेगावाट यानी 1 एमबी में 1024 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट यानी जीबी में 1024 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट है मेमोरी।
तो मेमोरी कहता है कि मेमोरी कंप्यूटर में डिजिटल आंकड़ों को रखता है, सीपीयू आंकड़ों को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन आंकड़ों को मेमोरी से प्राप्त किया जाता है। स्टोरेज के आधार पर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। तो मेमोरी जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट दिए गए थे उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेमोरी को जानेंगे। साइड में कुछ कुछ पॉइंट दी गई है, इसको पहले जान लेते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहला जो है पॉइंट वह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो यह ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर में चित्रों के द्वारा संपर्क करता है। जैसे विंडोज का ग्राफिकल चित्र, ग्राफिकल यूजर क्या है, विंडोज है, चित्रों के साथ संपर्क किया जाता है। टास्क बार ब्राया विंडोज स्क्रीन पर सबसे नीचे आपने कंप्यूटर अगर चलाया होगा तो नीचे में एक लाइन बनी रहती है, उसे हम टास्क बार कहते हैं। और यह वह क्षेत्र है जहां स्टार्ट, क्विक, लॉन्च सिस्टम, ट्रे इत्यादि बटन स्थित होते हैं। इसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर को सामने से फिजिकली देखना होगा, तभी ज्यादा समझ में आएगी। नेक्स्ट है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी की बात करें तो कंप्यूटर में जो मुख्य डायरेक्टरी होती है उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अगला होता है हाइपरटेक्स्ट, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक वर्ड जो दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम हाइपरटेक्स्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। एक होता है कर्सर, या अभी जो आप देख रहे होंगे ये पेन जो दिखाई दे रहा है यही कर्सर है। ये भी पेन के जैसा ट्रांसफर हो गया है। जब माउस के जैसा होता है तो त्रिकोणीय बना हुआ ऐसा दिखाई देता होगा, आपने देखा होगा। कहता है कर्सर एक टिमटिमाता हुआ लंबवत लकीर है जो स्क्रीन के काम क्षेत्र में एक की तरह दिखता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो है चिप। चिप क्या होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है, मुख्य है, इसे याद रखेंगे। चिप सिलिकॉन का बना होता है जिस पर एकीकृत परिपथ लगाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है डिबगिंग, जो कि किसी प्रोग्राम की त्रुटियों को ज्ञात करना, उसका निवारण करना डिबगिंग कहलाता है। यानी कि कोई भी प्रोग्राम में जो गलतियां हैं उसको पता लगाना डिबगिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ई कॉमर्स, जो कहता है कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे। फिर आता है फिशिंग। फिशिंग कहता है कि इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड, अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं हैंगिंग जो करना, चोरी करना, वो फिशिंग कहलाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं, और इन ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ताओं को अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी या पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डाउनलोड। डाउनलोड कहता है कि किसी नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से डाटा या सूचना को स्थानांतरित करना डाउनलोड कहलाता है। यानी कि किसी और नेटवर्क से किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से डाटा को स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड किए गए फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर संग्रहित या प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपलोड। अपलोड कहता है कि किसी नेटवर्क में डाटा या सूचना को स्थानीय कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर आदि को भेजने की प्रक्रिया अपलोड कहलाती है। अपलोड किए गए डाटा को दूसरे कंप्यूटर पर अस्थायी तौर पर संग्रहित व प्रोसेस किया जा सकता है। और अभी हमने जाना था मेमोरी। तो मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में बांटी गई है, उसे जानते हैं। देखते हैं तो कहता है पहला प्राथमिक मेमोरी, है ना। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और इसके अंतर्गत सीपीयू के अंदर संग्रहित क्षेत्र को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सीपीयू के अंतर्गत जो रहता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और ये प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैम। रैम का पूरा नाम याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कहता है कि रैम में क्रियान्वयन के दौरान प्रयोग हो रहे आंकड़े एवं निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में मौजूद आंकड़े नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें पहले से संग्रहित आंकड़े होते हैं जिनको केवल पढ़ा जा सकता है।
ये आंकड़े अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद होने पर रोम में मौजूद आंकड़े नष्ट नहीं होते। तो इसे ध्यान से समझेंगे रैम और रोम का। रैम कहता है कि क्रियान्वयन के दौरान ही इसे प्रयोग किया जाता है और ये अस्थायी रूप से होता है, टेम्पररी होता है, और विद्युत आपूर्ति जैसे ही बंद होता है रैम में मौजूद आंकड़ा समाप्त हो जाता है। जबकि जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये पहले से संग्रहित आंकड़े होते हैं जिसको केवल पढ़ा जा सकता है और यह परमानेंट होते हैं। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर इसमें आंकड़े नष्ट नहीं होते रोम में। चलते हैं आगे। दूसरा जो होता है वह होता है सहायक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो आंकड़ों या प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी गति उससे कम होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव आदि। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है भारत में कंप्यूटर का विकास। इसे ध्यान से समझ लेंगे। कहता है कि 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ बनाया। कब? 1984 में। नवंबर 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई। 1984 में ही भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1984 को बंगलौर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। 1984 में सिद्धार्थ बनता है, 1984 में ही कंप्यूटर नीति घोषित होती है और 1984 में बंगलौर में पोस्ट ऑफिस में लगाई जाती है। आगे है भारत के सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या है? तो परम 8000। परम 8000 यह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास 1991 में हुआ, जबकि भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। फिर आता है परम। परम जो है, परम श्रेणी में कंप्यूटर का विकास सीडेक ने किया था। सीडेक पुणे में स्थित है, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तीसरा है परम पदम। परम पदम जो है सीडेक द्वारा विकास। इस सुपर कंप्यूटर की गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप है। क्या है? टेराफ्लॉप। आगे चलते हैं। आगे है अनुपम। अनुपम कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा मुंबई द्वारा विकसित 128 माइक्रो प्रोसेसर युक्त अनुपम अरुणा नामक समानांतर सुपर कंप्यूटर जिसकी गणना शक्ति 360 गीगाफ्लॉप है। पांचवा है एका। एका जो कि टाटा समूह के कंप्यूटेशनल रिसर्च लैब द्वारा विकसित एका कंप्यूटर विश्व के तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों में से एक है। एका। एका क्या है? कंप्यूटर है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट। इंटरनेट जिसे हम इंटरनेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और इंटरनेट देशव्यापी नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है। ये एक दूसरे के संपर्क स्थापित करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। आगे देखें इंटरनेट का इतिहास। तो कहते हैं 1960 में पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग जो है, पेंटागन ने एक परियोजना शुरू किया जिसका नाम था ARPA। क्या नाम था? ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो नेटवर्क के रूप में काम करती थी 1960 में, ठीक है। 1969 में ARPANET का नाम दिया गया। ARPANET जो दो भागों में बांटा गया, जिसमें ARPANET जो नागरिकों के उपयोग हेतु रचित हुआ और मिलनेट जो सैनिकों के उदारक क्षेत्र रखा गया, यानी कि मिलिट्री इंटरनेट, है ना। जेसी लिंक लाइडर को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। जेसी लिंक लाइडर। नेक्स्ट है नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क होता है जो मुख्य रूप से 3 होते हैं, लैन, वैन और मैन। पहले लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जो कि 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन कहते हैं, जो कि 100 किलोमीटर त्रिज्या पर काम करता है और ये जुड़े कंप्यूटर मैन के उदाहरण होते हैं। तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क बैन, जो कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी देश, महाद्वीप या पूरे विश्व से जुड़े कंप्यूटर को कहा जाता है और बैन के उदाहरण है इंटरनेट। आगे थोड़ा सा और बचा है, इसे जान लेंगे। कहता है इंटरनेट के लिए आवश्यक जरूरतें। इंटरनेट के लिए आवश्यक जरूरतें कौन कौन सी है? मोडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखें तो कहता है कि इंटरनेट से संबंधित शब्दावली। कौन कौन सी शब्दावली है? एक होता है वेब पेज।
वेब पेज कहता है कि इंटरनेट पर मौजूद हर दस्तावेज वेब पेज कहलाता है। इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, चित्र सम्मिलित होते हैं वेब पेज के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है www, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इसका विकास 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ध्यान रखेंगे। वेब ब्राउजर, ये इंटरनेट पर www का प्रयोग करके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख वेब ब्राउजर। ये कौन कौन सी है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, क्रोम, ये सभी प्रमुख वेब ब्राउजर होते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? आर टॉमलिंसन ने 1971 में। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस का पूरा नाम क्या है? विटल रिसोर्स अंडर सीज। विटल रिसोर्स अंडर सीज यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्राम के साथ जुड़कर मेमोरी में प्रवेश करता है और वहां डाटा मिटाने या खराब करने में उसमें परिवर्तन का काम करता है। आगे देखिए वायरस के बाद तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, डोमेन नेम जिसे कहा जाता है। जैसे कि अगर .edu लिखा हुआ है यानी कि एजुकेशनल नाम है वो, .com तो कमर्शियल, .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यानी किसी संगठन का, जियो भी रहेगा तो गवर्नमेंट का, .net रहेगा तो नेटवर्किंग का, .int यानी कि इंटरनेशनल, .in इंडिया का और .us यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डोमेन नेम है। आगे चलें। आगे यहाँ पर दिया गया प्रमुख तथ्य, तो इसे ध्यान से समझेंगे। यहाँ से 2-3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कहता है कि भारत में इंटरनेट 1987-88 में आया, परंतु आम लोगों को यह 1995 15 अगस्त से उपलब्ध हुआ। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL पहली कंपनी थी जिसने जन सामान्य को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाई। अगला डाटा इन इंटरनेट डोमेन भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में 60 कैरेक्टर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में 60 कैरेक्टर होते हैं। आगे MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग बैंक चेक में किया जाता है MICR का। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका निर्माण एक्सर्ट और मॉचली ने किया था। ENIAC का निर्माण एक्सर्ट और मॉचली ने किया था। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना। किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड मतलब होता है जमा करना, ठीक है। इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि, वेब ब्राउजर, ईमेल, ऑनलाइन बैकअप आदि शामिल होते हैं। और आखिरी है यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर URL, जो कहता है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है, यानी कि विशेषीकृत जो पता है, एड्रेस है, वो इसके कारण ही पता चलता है। तो ये थे कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रश्न। नीचे में जो दिया गया है वह दिया गया है कुछ शॉर्टकट वर्ड, ठीक है। तो ये शॉर्टकट वर्ड हम नहीं करा रहे, आप लोग PDF आपको दे दिए गए हैं, वहां से इसे देख लेंगे, ठीक है। या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और एक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा इसे नीचे कर देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे हैं तो इसको हमने छोड़ दे रहे हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का था। अगला आपको पॉइंट करा देंगे हम प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो भी आधे घंटे की क्लास में पूरी हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करेंगे आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।